नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद हैं मेरे सहयोगी निधि, प्रीति और समीर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज की एक बड़ी खबर जो हरियाणा से आई। हरियाणा के नूंह में आज एक बार फिर नकल की तस्वीरें सामने आई हैं। शिक्षा मंत्री और शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के दावों की पोल खुली है। उनके वादों के बावजूद आज एक बार फिर नकल होती हुई दिखाई दी। 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में जमकर नकल हुई। यासीन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नकल किस तरह से की जा रही थी, उसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुई। बुजुर्ग, युवा और लड़कियों ने किस तरह से कराई नकल, वो आज देखने को मिला। कल तस्वीरें नकल की सामने आई थी, लेकिन आज एक बार फिर उसी तरह की नकल होते हुए दिखाई दी नूंह में। कहने को तो ये परीक्षा है। हरियाणा के नूंह में नकल की तस्वीर कह रही है कि परीक्षा है तो क्या हुआ, नकल पर मेरी मर्जी चलेगी। ये तस्वीरें नहीं है, बिल्कुल नहीं। नूंह की इन तस्वीरों ने प्रशासनिक दावे की पोल खोल दी है। लोग उछल कूद कर चिट पुर्जे पहुंचाते रहे। कोई खिड़की से, कोई बरामदे से, कोई छत से तो कोई अहाते से, कोई कोना नहीं छोड़ा। 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में जमकर नकल हुई। तस्वीरें यासीन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है। नकल कराने वालों के हौसले देखिए। बुजुर्ग, युवा और लड़कियां भी नकल कराने में आगे हैं। कई स्कूलों में पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आई। वहीं कई स्कूलों में कम संख्या होने के चलते पुलिस बेबस नजर आई। इधर 5 मार्च को नूंह के तावड़ू के चंद्रावती स्कूल में नकल कराने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया, लेकिन नकल करने वाले यहां भी पहुंच गए। देखिए किस तरीके से खेतों के बीच में स्कूल के पीछे ये तमाम लोग मौजूद हैं, अपना मुंह छुपाते हुए। पुलिस ने जब इनको स्कूल के पीछे दीवार से खदेड़ा है तो वो इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। और जयपुर 2021 SI भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। पेपर लीक के आरोपियों और मास्टरमाइंड के घरों की कुर्की जब्ती शुरू हो गई है। राजस्थान SI भर्ती को लेकर पेपर लीक मामले के आरोपियों और मास्टरमाइंड के घरों की जब्ती शुरू कर दी गई है। पुलिस ने वैशाली नगर, बगरू, हीरापुरा पावर हाउस सहित अन्य जगह कार्रवाई की। सुरेश ढाका की वैशाली नगर आशापूर्णा एम्पायर की संपत्ति को भी ईडी ने सीज कर लिया है। 1538 स्क्वायर फीट में बने आलीशान आवासीय फ्लैट पर अब ईडी का कब्जा है। पेपर लीक के सरगना के सुरेश ढाका सहित अन्य आरोपियों के घरों पर कार्रवाई की गई। बगरू की मैसर्स GB प्राइम स्टील इंडस्ट्रीज को भी ईडी ने सील कर दिया है। इल्ची सारण, इंदुबाला सारण के नाम से बगरू की संपत्ति बताई जाती है। इनके अलावा गोपाल सारण और भूपेंद्र सारण की संपत्तियों को भी सीज कर लिया गया है। रजनी विहार के मकान नंबर 67C पर कब्जे के बोर्ड लगा दिए गए हैं। बहरहाल 3 साल बाद SI भर्ती परीक्षा 2021 में धांधली के सामने आने के बाद अभी तक SOG ने 40 ट्रेनी SI को चिन्हित किया है। इसके साथ ही SOG 640 SI के एडमिट कार्ड की फोटो, परीक्षा के दौरान की गई वीडियोग्राफी, अटेंडेंस रजिस्टर में किए गए हस्ताक्षर की FSL जांच करवाएगी। FSL की 3 सदस्य कमेटी ने गिरफ्तार आरोपियों के हस्ताक्षर के नमूने लिए हैं। यूपी के 13,000 मदरसों पर यूपी सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों कार्रवाई की तैयारी है यूपी सरकार की, इस रिपोर्ट में जानिए। SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। SIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में अवैध रूप से 13,000 मदरसे चल रहे हैं। श्रावस्ती में अवैध रूप से 192 मदरसे चल रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर गैर मान्यता प्राप्त 5 मदरसे हैं। खाड़ी देशों में मिल रहे फंड से सीमा पर मदरसे चल रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में अवैध मदरसे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड को SIT की रिपोर्ट का इंतजार है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर मदरसे गलत तरीके से चल रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गतिविधियां ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कोई गलत चीजें हो रही हैं, इलीगल चीजें हो रही हैं, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किसी हालत उनको बख्शा नहीं आना चाहिए। किन मदरसों क्या नाम है, कौन जिला है, क्या है, कोई जानकारी हम लोगों को अभी तक नहीं पहुँच पाई है। लेकिन अगर गलत है, मेरा कहना ये है, मदरसे गलत तरीके से चला रहे हैं, गलत फंडिंग से चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला अगर गड़बड़ वहाँ पे है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों में हड़कंप मचा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को 5,000 करोड़ की सौगात दी। पीएम ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का जिक्र किया और कहा कि आज जम्मू कश्मीर इसकी वजह से कई तरह की बेड़ियों से मुक्त है। जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज
खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे? जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था। कुछ परिवारों के फायदे के लिए जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं की प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे में एक युवक के साथ सेल्फी चर्चा का विषय बन गया। सेल्फी को पीएम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के युवक नाजिम की। नाजिम ने पीएम मोदी के सामने बदलते कश्मीर में विकास की मजबूत होती बुनियाद का जिक्र किया, जिसके बाद अंत में उसने पीएम मोदी के साथ सेल्फी की इच्छा जाहिर की। गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहाँ पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं एसपी जी के लोगों को बोलता हूं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के युवक की दिली इच्छा भी पूरी की। ये मौका था जब पीएम मोदी बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे थे। पीएम मोदी ने इस नौजवान की इच्छा पूरी की और इस सेल्फी को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया। पीएम ने कहा कि जम्मू के लिए बेहतर किया है और ये कारवां आगे भी जारी रहेगा। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वावलंबी युवाओं से बातचीत की है। इसमें सेल्फी लेने वाले नाजिम भी शामिल थे, जिसने डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने को छोड़ शहद के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति की है। सुनिए दोनों के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया। सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। मेरी तरफ से नाजिम आपको और आप जैसे युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आज 5 गारंटी का ऐलान किया है, जिसमें 30 लाख लोगों के लिए नौकरी की गारंटी भी शामिल है। न्याय यात्रा के 54वें दिन राहुल गांधी राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे। राहुल गांधी ने जाति जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि देश की 90% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक है, लेकिन इनकी भागीदारी नहीं के बराबर है क्योंकि इन्हें दरकिनार किया जा रहा है। राहुल ने मंच से युवाओं के लिए बड़ा ऐलान भी किया। हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। आज राहुल की यात्रा गुजरात का रुख करेगी। राहुल यहां 10 मार्च तक रहेंगे। न्याय यात्रा महाराष्ट्र में समाप्त हो जाएगी। मुंबई में जनबंधन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया है।
कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को एक और गारंटी का वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों को ट्रेनिंग के लिए हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। कि कॉलेज यूनिवर्सिटी डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। और ये हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। ये जो लाखों लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, कॉलेज के एकदम बाद अगले दिन इनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी और ये अधिकार होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि भैया हमें देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे। ये मनरेगा जैसा अधिकार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलपीजी सब्सिडी योजना पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है एलपीजी सिलेंडर योजना। एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। छूट पर एमएसपी बढ़ाने का हो सकता है ऐलान और 1 साल तक के लिए ये योजना बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में जारी रहेगी बिजली सब्सिडी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती रहेगी। ये जानकारी आ रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा चुका है कि आज की केजरीवाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली के बिल मिलते हैं, जो उनको सब्सिडी मिलती है, वो 2024-25 में भी जारी रहेगी। उसका फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। तो जिस तरह अभी तक 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 400 यूनिट तक बिजली के बिल आधे, जो सब्सिडी दिल्ली के किसानों को, दिल्ली के वकीलों को, 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको जिस तरह से सब्सिडी पिछले वर्ष 2023-24 में मिलती आई है, उसी तरह से आने वाले साल में भी सब्सिडी मिलती रहेगी। दिल्ली वालों का बिजली का बिल ज़ीरो आता रहेगा और अब ये पॉलिसी 31 मार्च 2025 तक पास कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने ईडी के अदालत जाने पर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया। आम आदमी पार्टी ने ईडी की शिकायत पर सवाल उठाया और कहा कि कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले ही 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था। फिर भी ईडी शिकायत लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई। मगर समस्या ये है, ना ईडी को कोर्ट पे भरोसा है, ना ईडी को कोर्ट की तारीखों पे भरोसा है। कोर्ट ने जब 16 तारीख अरविंद केजरीवाल जी को दे रखी है, उसके बावजूद वो सम्मन भेजे जा रहे हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। आबकारी मामले की जांच कर रही ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर से कोर्ट पहुंची और ईडी ने कहा कि 8 समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट की एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने इससे पहले भी समन की तामील नहीं करने के लिए कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जब भी ईडी ने समन भेजा, वो इस पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और अहम खबर आ रही है, महंगाई भत्ता बढ़ाने का जल्द हो सकता है ऐलान। 4% तक बढ़ाया जा सकता है महंगाई भत्ता। 1 जनवरी से बढ़ा हुआ डीए लागू करने का प्रस्ताव है। आज कैबिनेट मीटिंग में इसे लेकर फैसला मुमकिन। संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क पर मार्च निकाला।
कोलकाता की सड़कों पर आज ममता बनर्जी का ये अंदाज नजर आया। ममता बनर्जी के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी इस मार्च में शामिल हुईं। दरअसल संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी मामले को बेकार में तूल दे रही है, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है। इस वक्त मैं हूं कोलकाता के सड़कों पे, जहां पे ममता बनर्जी रास्ते पे उतरे हैं। कल अंतर्जातीय महिला दिवस है और उसके चलते ममता बनर्जी यहां पे अपना रैली शुरू कर चुके हैं। लेकिन माना ये जा रहा है ये ममता बनर्जी का चुनाव का जो रैली है उसका पहला कदम है। आज नॉर्थ कोलकाता में ममता बनर्जी यहां पे रैली से निकले हैं और उनके साथ सारे महिला पहले चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब संदेश खाली का मुद्दा पूरा देश में है तब ममता बनर्जी का रास्ते पे उतरना और हर महिला के मुंह पे ममता बनर्जी का मास्क होना अपने आप में ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी यहाँ पे चौकन्ना है कि राज्य में क्या हो रहा है। और आज की एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आज कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूरे जोर शोर से अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए ममता सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आज बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार भी मौजूद रहे। बीजेपी पार्टी मुख्यालय अभिजीत गंगोपाध्याय का भव्य स्वागत भी किया गया। আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত দলের এবং একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিদায় লগ্নের সূচনা করে দেওয়া এই লোকসভা ভোটে, যাতে 2026-এ তারা আর ক্ষমতায় আসতে না পারে। अभिजीत गंगोपाध्याय ने न्यायपालिका से अपने इस्तीफे के वक्त भी राज्य की ममता सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए टीएमसी पर हमला बोला था। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने संदेश खाली मामले का भी जिक्र करते हुए ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। इधर बीजेपी की महिला विंग ने आज फिर शाहजहां शेख की जातियों से पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए संदेश खाली का रुख किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख अब सीबीआई के हवाले है। इस बीच आज बीजेपी महिला विंग की नेताओं ने फिर संदेश खाली का रुख किया, लेकिन उन्हें 60 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया, जिसके बाद पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। जब इन्हें आगे नहीं जाने दिया तो नेताओं ने मौके पर ही धरना दे दिया और ममता सरकार पर हमला बोला। कोई ऑर्डर नहीं, कोई कागज नहीं, पुलिस जोर जबरदस्ती हम लोग को बाधा दे रहे। ये राजारहाट है, यहाँ पर कोई 144 धारा नहीं है। संदेश खाली है 7 किलोमीटर दूर, आज हम लोग को बाधा दिया जा रहा है। क्यों? क्या छुपाने का कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी नेताओं ने ममता के कोलकाता मार्च पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग ममता बनर्जी के टाइम में महिला के लिए जब चल रहा है ये संदेश खाली इशू, पूरा देश में सुनामी होकर आए हैं। अभी महिला लोग के लिए संदेश खाली नहीं जाके वो बंगाल में जुलूस बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने 2 दिन बाद फिर से संदेश खाली कूच करने का ऐलान किया है। और एनडीए को टक्कर देने के लिए कांग्रेस कई राज्यों में सीट शेयरिंग प्लान पर काम कर रही है, लेकिन सवाल बंगाल का है कि वहां क्या होगा। इंडिया गठबंधन की अभी कहां क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट में देखिए। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के ईडी गठबंधन के छोड़ने के बाद पटरी से उतरी सियासी गाड़ी को वापस पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। एनडीए के खिलाफ तैयार इंडी गठबंधन के लिए फिलहाल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से गठजोड़ हो चुका है। महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर में बातचीत आखिरी दौर में है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता और कांग्रेस के बीच बातचीत कभी अटकती है तो कभी रुक जाती है। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी इसके लिए पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को रोड़ा मानती है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया है कि ममता से तालमेल होने पर उनके कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। अधीर ने दावा किया कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। अधीर ने कहा कि वो हर हाल में कांग्रेस में थे, हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। उनका गांधी परिवार से अटूट विश्वास है।
जो हमेशा रहेगा। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल इंडिया गठबंधन के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। आखिर ममता और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा हो पाएगा या नहीं? कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है आज शाम 6:30 बजे शुरू होगी कांग्रेस की ये अहम बैठक। 10 राज्यों की 60 लोकसभा सीटों पर यहां मंथन होगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता नसीर हुसैन की मौजूदगी में कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ है। तो सबसे पहले कहा गया कि ऐसा हुआ ही नहीं, नारे लगे थे नासिर हुसैन जिंदाबाद। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी प्रखरता से इस मुद्दे को उठाया और बचने के लिए कर्नाटका सरकार के पास कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने गिरफ्तारी करी। उन्होंने गिरफ्तारी जिन 3 लोगों की करी है उसमें एक है मोहम्मद इल्ताज, जो तस्वीर मैं आपके सामने रखूंगा। तस्वीर झूठ नहीं बोलती है, ये देखिए। पहली गिरफ्तारी मोहम्मद इल्ताज, मुनव्वर अहमद और मोहम्मद शाफी, ये 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी दबाव में करी। भारत तोड़ो अन्याय यात्रा क्यों कहते हैं देशवासी? उत्तर प्रदेश की सरकार में 2 दिन पहले मंत्री बने सुभासपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो इन दिनों वायरल है, जिसमें राजभर अपने पीछे गमछे की पावर के बारे में बता रहे हैं। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ओम प्रकाश राजभर का ये वीडियो वायरल है, जिसमें उन्होंने अपने पीले गमछे की ताकत बताई। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। राजभर ने यह भी कहा कि पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ, वही पुलिस सैल्यूट करेगी। इन्होंने कहा कि साहब पुलिस बहुत दौड़ा रही है। हमके क्यों दौड़ा रही है? कहे साहब पता नहीं क्यों दौड़ा रही है, हमके नेता बन जाओ। और आपको याद दिला दें कि आज शाम 5:50 पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी 9 भारतवर्ष पर। यह देखिए काउंटर शुरू हो चुका है। सिर्फ 26 मिनट 50 सेकंड का वक्त बाकी है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सुनेंगे संबोधन। और 17 मार्च को मुंबई में कांग्रेस का होगा शक्ति प्रदर्शन। न्याय यात्रा के समापन पर कांग्रेस का एक मेगा प्लान है। विपक्ष के सभी नेताओं को दिया जाएगा न्योता। राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने की ये बड़ी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से विधायकों को अयोग्य करार देने के ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब किए हैं। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। हालांकि उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कई दलील दी गई। कपिल सिब्बल ने कहा अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, इसलिए इस मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। स्पीकर ने फैसले में 2018 के पार्टी संविधान को नकार दिया। ये बहुत अहम मुद्दा है। सिब्बल ने मायावती के मामले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में भी अनुच्छेद 136 की याचिका की अनुमति दी गई थी। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि महज विधानमंडल में बहुमत के आधार पर शिंदे ग्रुप को ही असली शिवसेना मानने का स्पीकर का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली सुनील प्रभु की याचिका पर शिंदे और उनके गुट के 38 विधायकों को नोटिस जारी किया था। महाराष्ट्र के स्पीकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था। उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। स्पीकर के इस फैसले को उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।